हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है जीव विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है और उम्मीद है कि 1 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और चित्र के माध्यम से मैंने दर्शाने की कोशिश किया है दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो को वॉच कर सकें। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक ज़ूफाइट है? तो दोस्तों पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जानवर जो पौधे जैसा दिखता है उसे ज़ूफाइट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखते चलते हैं। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, प्याज, डेफोडिल, ट्यूलिप किस प्रकार के तने हैं? किस प्रकार के तने हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये बल्ब युक्त तने होते हैं, जो आप चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं कि बल्ब यानी कि प्याज जैसा संरचना होती है उसे बल्ब कहते हैं और इसी प्रकार की ये तने हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बल्ब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों कोलेजन के निर्माण के लिए जो आवश्यक विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। चौथा सवाल है, अदरक का खाने योग्य भाग वास्तव में है? कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों अदरक का? तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, संशोधित तना। अदरक का संशोधित तना हम लोग खाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संशोधित तना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं? अनुपस्थित यानी नहीं होते हैं। तो दोस्तों सभी बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर आप देख सकते हैं जिसमें अनुपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह है एक बैक्टीरिया। अगला सवाल है, परमाणु आपदा के बाद स्वास्थ्य समस्याओं के स्रोत के रूप में स्ट्रोटियम 90 मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किसके लिए सबसे खतरनाक है? तो दोस्तों यह हड्डियों के लिए बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। यह हड्डियों को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसके कारण जब कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वह कुछ भी देख नहीं पाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दृष्टि में सुधार हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यह कारण होता है दोस्तों कि अंधेरे में जाने के बाद आंखों की पुतली फैल जाती है दोस्तों, और जैसे जैसे वह धीरे धीरे प्रकाश में आप देखता है तो पुतली में सुधार होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विवार्षिक है यानी कि द्विवर्ष में यानी एक वर्ष में 2 बार फल आते हैं दोस्तों? कौन सा इसमें से है? ऑप्शन देखिए आप ध्यानपूर्वक। केला 1 साल होता है, अनानास 2 साल में 1 बार होता है फल, कटहल साल में 1 बार होता है, लेकिन गाजर को 1 साल में 2 बार उगाई जा सकती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पायरिला को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो दोस्तों यह पायरिला एक प्रकार का कीट है दोस्तों, एक प्रकार का कीट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स माना जाता है? यानी कि उस विटामिन को अन्य रूप से हार्मोन्स भी कहते हैं। तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ट्रिपल एंटीजन आईपीवी 3 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो दोस्तों टाइफाइड जो है वह ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है दोस्तों, बाकी सब प्रतिरक्षित हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 साम्राज्य वर्गीकरण किसने पेश किया? तो दोस्तों कैरोलस लिनियस ने 2 साम्राज्य वर्गीकरण पेश किया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं? चित्र के माध्यम से आप बेशक देख सकते हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को, और किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट
मौजूद होते हैं? तो दोस्तों पौधे में मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और शैवाल में भी मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है? चित्र के माध्यम से अनुमानित चित्र देख सकते हैं दोस्तों आप कोलेस्ट्रॉल को, और यह शरीर के किस भाग में संश्लेषित यानी कि उपस्थित होता है, स्टोर होता है? तो यह यकृत में होता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। 15वां प्रश्न है, वायरल डीएनए को मेजबान के गुणसूत्रों से हटा दिया जाता है और लाइटिक चक्र को निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है स्वस्फुटन प्रेरण, कही जाती है स्वतः स्फूर्त प्रेरण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, अधिकांश जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म में होता है आर्केगोनिया, लेकिन कोई अथेरिडिया नहीं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका एक पहल है कि आर्केगोनिया लेकिन कोई एथेरिडिया नहीं होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये जिम्नोस्पर्म में होते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो दोस्तों पुष्प का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि वे प्रजनन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, सही है। वे निषेचन के बिना डायस्पोर्स उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। गैमेटोफाइट्स फूल के अंदर विकसित होते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त जो सभी हैं दोस्तों स्टेटमेंट सही है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 18 प्रश्न है, शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जड़ के सबसे अग्रिम छोर पे होते हैं। जो रूट होती है उसके सबसे आगे वाले भाग, हर एक प्रत्येक रूट के, चाहे सब रूट हो या रूट हो, उसके आगे वाले भाग में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? यहीं से अलग अलग रूट डिवाइन होती है, डिवाइडेशन होता है, यहाँ पे अलग अलग बनती है, निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि शीर्ष पर ये भी होता है, जड़ों में भी होती है और कलियों में भी होती है दोस्तों। तो ये ध्यानपूर्वक देखना है, उपयुक्त जो सभी है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स स्टेरॉयड हार्मोन का एक ग्रुप है जो अनिवार्य रूप से पौधे के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पौधे की विकासात्मक और शारीरिक प्रक्रियाएं में यह बहुत ही योगदान देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फिलीफॉर्म उपकरण का क्या कार्य है? तो दोस्तों फिलीफॉर्म उपकरण जो है, इसके माध्यम से क्या क्या हो सकता है ये देखेंगे। पराग नलिकाओं के प्रवेश का मार्गदर्शन करना, जी हाँ ये इसका कार्य है और ये सुचारू ढंग से होता है फिलीफॉर्म उपकरण का कार्य। केंद्रक से भोजन निकालना, ये भी सही है। कम दूरी पर मेटाबोलाइट्स की मदद करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्रेमेटोफोर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? दोस्तों क्रेमेटोफोर जो होते हैं किस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो यह दोस्तों लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यानी 3 कथन सही हैं, एक गलत है दोस्तों, और वो गलत है दोस्तों, वो गलत इसलिए है क्योंकि गैमेटोफाइट जो है कम और आश्रित समाप्त हो गया है। गैमेटोफाइट कम और आश्रित समाप्त हो गया है, इसलिए यह कथन क्या है, गलत है, समाप्त नहीं हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गैमेटोफाइट कम और आश्रित समाप्त हो गया है, नहीं ये गलत बात है, स्टेटमेंट गलत है ये दोस्तों। और इसी में से हम लोग को टिक करना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत है, आंसर सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सब्जी और फलों में स्टार्च के भंडारण कक्ष में रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों पैरेनकाइमाइट्स जो होते हैं, माइटस, पैरेनकाइमाइटस जो होता है वह सब्जी और फलों में स्टार्च के रूप में भंडारण करता है दोस्तों।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है? सबसे कम होती है पीले रंग की, सभी जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो उसमें से दिखने में सब कुछ तो पीला पीला नजर आता है, लेकिन पीले रंग के प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी, जो खुद से भोजन बना लेते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मोलस्कन रक्त का नीला वर्णक हीमोसाइनिन किससे बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कॉपर से बना होता है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो नीला वर्णक होता है वह हीमोसाइनिन किससे बनता है? कॉपर की वजह से होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मेढक की सही विशेषता है? कि दोस्तों मेढक की एक खास बात यह होती है विशेषता कि उसके कान तो होते हैं लेकिन पिन्नियां नहीं होती, उसकी पिन्नी नहीं होती। यहाँ कान पे देख लीजिए, पिन्नी नहीं होती। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, स्तनधारियों की त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियां क्यों नहीं होती है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्तनधारी के बारे में बता रहा है, स्तनधारी के बारे में, कि इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां क्यों नहीं होती है। यह इसलिए नहीं होती है क्योंकि त्वचा श्वसन नहीं करती। जिस जीवों में त्वचा श्वसन का कार्य करती है उसी में श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं दोस्तों। और चूंकि स्तनधारी में त्वचा श्वसन नहीं करती हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सॉन में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह एक्सॉन में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हृदय पेशी की कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों हृदय पेशी की जो विशेषता है एक एक करके हम लोग ध्यान देखते हैं कि अनैच्छिक क्रिया जो होती है हृदय पेशी में कौन सी विशेषता है? अनैच्छिक विशेषता है। आंतरिक रूप से नियंत्रण करना भी विशेषता है और एकल केंद्रीय क्रिया भी विशेषता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मवेशियों का अत्यधिक संक्रामक वायरल होता है? चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो संक्रामक जो वायरल होता है अत्यधिक होता है, उनका मुंहपका जो होता है दोस्तों, और मसूड़े पक जाते हैं और उनके छाले हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा वायरल ये होता है, पशुओं में संक्रामक बीमारी होती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते क्या है दोस्तों? मुंह तो पकता है लेकिन इस रोग का नाम क्या है? देखिए मुंहपका में अलग रोग होता है, तालू पक जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस ढंग से मसूड़े उसे सड़ रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं रिंडर पेस्ट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, रिंडर पेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रिंडर पेस्ट। 32वां प्रश्न है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? तो दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? तो यह है ऑटोसोलम रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोलम रिसेसिव डिसऑर्डर को सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन VAM है? कौन VAM है दोस्तों? तो इसमें से जो है एंडोमाइकोराइजा जो है वह VAM है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है दोस्तों, बायोएथेनॉल विकृत एल्कोहल है जिसे भी कहा जाता है, जिसे अन्य रूप से क्या कहा जाता है ये बताना है। तो अन्य रूप से इसको दोस्तों बोलते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मानव जीनोम की मानचित्रण किया? दोस्तों मानव जीनोम का चित्रण किसने किया है? तो जेम्स वाटसन ने किया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन ने, जो एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञान के और जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के बहुत स्थान है इनका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स वाटसन।
अगला सवाल है नारियल का पानी है। दोस्तों नारियल का पानी किस स्रोत में आता है और किस श्रेणी में आता है? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं पतित द्रव्य एंडोस्पर्म होता है। यह पतित द्रव एंडोस्पर्म होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का पानी पतित द्रव एंडोस्पर्म होता है। चित्र के माध्यम से आप बेशक देख सकते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स गलत युग्मित है? दोस्तों दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एब्सिक एसिड जो होगा युग्म है जो दिया है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्प के साथ उत्सर्जन जो होता है तो यह गलत युग्मित है दोस्तों। ऑप्शन बी गलत है, यानी कि ये सही हो जाएगा हमारा। इसमें पूछ रहा है कि कौन गलत युग्मित है, कौन जोड़ा गलत है, ये है, बाकी सभी सही हैं। 38वां है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण बनता है? तो दोस्तों पोलियो और जो चिकन पॉक्स की बीमारियों का जो कारण है जो बनता है उस सूक्ष्म जीव को वायरस कहते हैं दोस्तों। यह वायरल रोग है, वायरस के कारण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किण्वन एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो यह अवायवीय श्वसन प्रक्रिया है दोस्तों। अवायवीय श्वसन प्रक्रिया है किण्वन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक वयस्क मनुष्य में हृदय की धड़कनों की औसत संख्या सीमा होती है। धड़कनों की औसत संख्या क्या होती है दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में? तो धड़कनों की औसत होती है जो 71 से 80। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। औसत संख्या है 71 से 80। अगला प्रश्न है वह पौधा जो जड़ परजीवी की तरह व्यवहार करता है वह है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसका नाम क्या है? इसको कुस्कुटा बोलते हैं। इसको कुस्कुटा बोलते हैं दोस्तों। वह पौधा जो जड़ परजीवी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो पौधा है कुस्कुटा पौधा लता होती है। किसी भी पौधे के ऊपर ये जाती है और उसके स्टेम के साथ सट करके उसका न्यूट्रिशन चूस लेती है। इसको कुस्कुटा कहते हैं और इसके वजह से यह एक परजीवी है, यानी दूसरे पे आश्रित रहने वाला है। दूसरे पेड़ पर यह आश्रित है और यह खुद से अपना जड़ से खाना नहीं बनाता। यह दूसरे पौधे से बनाए हुए भोजन को ग्रहण करता है और उसके वजह से जो पौधा रहता है वो निरंतर कमजोर होते जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कुस्कुटा। 42 है पायशीकरण है। क्या है दोस्तों पायशीकरण? यानी इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो यह है कि वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने को पायशीकरण कहते हैं दोस्तों। फैट जब छोटे छोटे रूप से टूटता है तो वह पायशीकरण कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है के द्वारा गढ़ा गया था, यानी किसके द्वारा? तो दोस्तों यानी किसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे? तो ये थे कार्ल बेंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को के बारे में ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को गढ़े थे, यानी कि इन्होंने इसके बारे में बताया लोगों को। दुनिया को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चला इनकी वजह से। ये वैज्ञानिक है कार्ल बेंडा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो दोस्तों उत्सर्जन करने वाला जो अंग उत्सर्जी अंग कहलाता है और कौन सा अंग इन ऑप्शंस में से उत्सर्जन नहीं करता है दोस्तों? तो वो है प्लीहा। प्लीहा जो है दोस्तों उत्सर्जन नहीं करता है, बाकी सब ये उत्सर्जन करते हैं किसी न किसी चीज का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन अंग नहीं है प्लीहा। अगला सवाल है पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में टूटना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं पाइरुवेट। ध्यान से देखिएगा, पाइरुवेट कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं पाइरुवेट? कि पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण जिसमें ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में टूटना, यानी कि जैसे ही भोजन पोषण में होता है उस प्रक्रिया में पहला चरण ग्लूकोज जो 3 भाग में टूटता है उसे ही पाइरुवेट कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पाइरूवेट। अगला सवाल है, पौधे द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा द्वारा मुक्त की जाती है, किसके माध्यम से? तो किसके माध्यम से दोस्तों? ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वाष्प का उत्सर्जन जो क्रिया है पूरे हमारे इन्वायरमेंट में पौधे द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा द्वारा मुक्त की जाती है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, पौधों में परिपक्व अंडाशय पौधे के किस भाग में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों किस भाग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? परिपक्व अंडाशय जो होता है वह बन जाता है फल। वह फल चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अंडाशय है, परिपक्व अंडाशय, ये फल बन जाता है आगे चल के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फल बन जाता है। अगला सवाल है, मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 4 कक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, सामान्यतः जानवर स्थान बदल सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्थान नहीं बदल सकता है? जानवर की श्रेणी में है लेकिन अपना स्थान नहीं बदल सकता है, और इस जानवर को चित्र के माध्यम से बेशक देख सकते हैं। यह एक जानवर है लेकिन दिखता कैसे है? पौधे जैसा दिखता है, यानी कि पौधा अपना स्थान खुद से नहीं बदल सकता इसके लिए। तो ये कौन सा जानवर है जो स्थान नहीं बदल सकता है? स्पंज एक ऐसा जानवर है जो स्थान नहीं बदल सकता, जबकि जोंक बदल सकती है, हाइड्रा भी बदल सकता है और स्टारफिश भी बदल सकती है। तो स्पंज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पंज, जो चित्र के माध्यम से आप बेशक देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम सवाल रहेगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। यह छोटी सी आपसे एक अनुरोध है। किसी झील या तालाब के सतही जल को ढकने वाले फाइटोप्लैंक्टन में तेजी से बढ़ते द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? यानी कि जब आप किसी भी झील के या फिर तालाब को देखते हैं जहां ठहरा हुआ पानी रहता है, उसके ऊपर देखते हैं ग्रीन ग्रीन एल्गी होता है जो पूरे तालाब को ढक लेता है। तो उसको ढकने वाला जो फाइटोप्लैंक्टन होता है कि तेजी से बढ़ते द्रव्यमान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस द्रव्यमान को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। और किस चीज से तालाब ढकता है दोस्तों? तो फाइटोप्लैंक्टन से। तो जो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो पूरे तालाब को ढक लेता है और उसके बढ़ते द्रव्यमान को यूट्रोफिकेशन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जीव विज्ञान के 50 एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और आपका सुझाव हमारे लिए सर्वमान्य है दोस्तों। आप सुझाव दीजिए किस पर वीडियो आपको चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है, 3 बजे विषयवार वीडियो होती है दोस्तों, और 20, 30, 40 या 50 जी के प्रतिदिन शाम को 7:15 पर उपलब्ध होती है। तो ये थे हमारे शेड्यूल्ड। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।